किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होती है खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां हम आप किसानों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी आय में वृद्धि हो और आप आत्मनिर्भर बन सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, इसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन और अंत में देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। शुरुआत करते हैं खेती किसानी के साथ। नए भारत की कल्पना में किसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिना किसान की मजबूती के हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं और इस बात को सरकार भी बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए सरकार भी तमाम कदम उठा रही है ताकि हमारे किसान को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके। किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और आगे किस तरह की राह पर हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता मेघा मित्तल ने विशेषज्ञ जेपीएस डबास से। नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल। आप देख रहे हैं डीडी किसान। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को और भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पूरी मुहिम चलाई है, जिसके तहत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान जेपी डबास जी, जो कटाट के अध्यक्ष हैं, और आज उनसे हम बात करेंगे कि किसानी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में कैसे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज डीडी किसान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत सरकार चाहती है कि हमारा देश न केवल कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, बल्कि सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो, और खासकर गांव और किसान का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा अभी कोरोना पीरियड में हमारे देश में किसी के प्रकार की कोई खाद्य समस्या नहीं आई, चाहे दूध हो, चाहे सब्जियां हों, चाहे फल हों, सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और हमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और इनका सबका कारण है कि हमारा किसान जो है, हमारा जो किसान बहुत ही मेहनती है और वो समय समय पे देश की पूरी सेवा करता है और देश को कभी भी किसी प्रकार से पीछे नहीं देखने देता, और ये उन्हीं की वजह से हुआ। अब हमें देखना कि हमारा किसान भी आत्मनिर्भर हो, उसको उत्पाद का सही मूल्य मिले, उसकी उत्पादन लागत कम हो और गांव में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, जिससे कि किसान का जो युवा है उसको अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें नई तकनीकी का इसमें एक समावेश करना बहुत ही आवश्यक है। जी, इस वक्त पे भारत सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जो किसानों को आत्मनिर्भर बनने में सहायक हो सकती है? भारत सरकार की कई ऐसी स्कीमें हैं जो किसानों को आत्मनिर्भर में सहायक कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है वो मैं कहना चाहूँगा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की वैसे तो शुरुआत भारत में 1998 में हुई थी, उसमें 2004 में कुछ बदलाव आए, 2014 में कुछ और बदलाव हुए, लेकिन अब कोविड पीरियड में देश ने इसको और सर्वव्यापी बनाने के लिए कई सारे बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव तो ये है कि आज कोई भी किसान 1,60,000 रुपये का लोन बड़े कम ब्याज के ऊपर आसानी से बैंकों से ले सकता है इस कार्ड के माध्यम से। और इस कार्ड को पहले हमें केवल उन किसानों के लिए रखा था कि जिनके नाम ज़मीन होती थी, केवल वही किसान ले पाते थे। लेकिन आज सरकार ने जितने हमारे मछली पालक हैं, पशुपालक हैं, वो उनके लिए भी इस कार्ड को उपलब्ध करवाया है। और इसके साथ साथ में किसानों की लिमिट इसमें और बड़ी भी हो सकती है। बहुत से हमारे किसान ऐसे हैं जो ऐसे काम करना चाहते हैं जहाँ पे लागत ज़्यादा आएगी, या प्रसंस्करण का काम करना चाहते हैं, मूल्य संवर्धन का काम करना चाहते हैं, तो उनको कोई अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो उनको ज़्यादा पैसे के लिए भी इस कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन लिमिट बढ़ाने के लिए उनको अपनी कोई न कोई चीज़ बैंक को उपलब्ध करवाने, उसका कागज़ उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से उसको गिरवी रख के बैंक उनको उनकी एक लिमिट बांध देगा। और लिमिट बांधने के बाद
किसानों को उतनी लिमिट तक का वो लोन कभी भी बैंक से ले सकते हैं, लेकिन ब्याज उसी पैसे पे लगेगा जितना पैसा किसान ने लिया है। अगर किसान की लिमिट 10 लाख की है, लेकिन एक समय में उसके पास केवल 3 लाख की आवश्यकता, बाकी पैसा उसने वापस कर दिया है, तो उसका जो ब्याज लगेगा वो केवल 3 लाख पे लगेगा, और जब भी उसको आवश्यकता होगी वो 7 लाख फिर कभी भी ले सकता है। तो इससे किसान को एक सशक्तिकरण मिला कि उसको एक, जो पहले वो गांव में जो साहूकार थे उनके चंगुल में फंसा हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्याज दे रहा था, सही समय पे पैसा नहीं मिल पाता था, आज किसान की समस्या का दूर हो गई है। इससे किसान आत्मनिर्भर होने में काफ़ी सक्षम है। वो कभी भी खाद ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, कृषि यंत्र का रखरखाव कर सकते हैं, तो उनका कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंसेस उसको पूरा कर सकते हैं। और किसान, अगर जो छोटे किसान 1,60,000 तक का लोन लेता है और वो समय पर उसको अदा कर देता है, तो उसको ब्याज में भी काफ़ी मात्रा में अनुदान कमी आ जाती है, सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो उससे भी लाभ होता है। और किसान को अगर दोबारा पैसे की जरूरत पड़ गई तो लौटाने के 24 घंटे के बाद वो दोबारा भी अपनी लिमिट के अनुसार पैसा ले सकता है, और उसको फिर दोबारा भी उसके ऊपर जो ब्याज है उस पर राहत मिल सकती है। तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना एक तो ये शुरू की है। दूसरा, जो किसान भाई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप डेयरी शुरू करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, मशरूम का पैदा करना चाहते हैं, बी कीपिंग करना चाह रहे हैं, कोई औषधीय फसलों की खेती करना चाह रहे हैं, सब्जियों की खेती करना चाह रहे हैं, फूलों की खेती करना चाह रहे हैं, उसमें कोई बदलाव चाह रहे हैं, कोई मशीनरी लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो राज्य सरकारों के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को अच्छी तकनीकी सही समय पे उनको उपलब्ध हो जाए और वो अपना उत्पादन भी बढ़ा पाएँ और साथ साथ में उत्पादन लागत को भी कम कर पाएँ। ये सरकार की एक बहुत बड़ी सोच है। और सरकार ये भी चाहती है कि किसान पानी का सदुपयोग करे। जब पानी का सदुपयोग करने की बात आती है तो ज़रूरी है कि हम ऐसी तकनीकी को अपनाएं जिसमें कम पानी से हमें ज़्यादा पैदावार मिले, यानी कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप ऑफ वाटर उसमें आ जाती है। जैसे हमारी बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसको भी सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे हमारे राजस्थान के क्षेत्र हैं जहाँ पे रेतीली मिट्टी है, ऊंची नीची है, तो वहाँ पे फुहारा सिंचाई विधि बहुत अच्छी से काम करती है और कम पानी में ज़्यादा पैदावार मिल जाती है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में दूसरी बहुत सारी योजनाएँ हैं, जैसे कोई पॉली हाउस बनाना चाहते हैं, कोई नेट हाउस बनाना चाहता है, उसमें नर्सरी में पौधे बना के बेचना चाहता है, तो ये एक व्यवसाय के तौर पे अपनाए जा सकते हैं। इनको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है और राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को लोन भी मिल रहे हैं, जानकारियाँ भी मिल रही हैं। और जितने भी हमारे केंद्र सरकार के बहुत संस्थान हैं या हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये सभी भी किसानों की मदद कर रहे हैं। और आज देश के हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है जिसमें कम से कम 6 विशेषज्ञ बैठते हैं, जिनके माध्यम से किसान को सभी जानकारी मिल जाती है, सभी ट्रेनिंग मिल जाती है और कोई भी जो तकनीकी सहायता है वो भी उपलब्ध हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है किसान कॉल सेंटर, जिसमें किसान कभी भी कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले पाते हैं। तो सरकार की योजना है कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, नवयुवकों को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें स्टार्टअप को मौका देने के लिए बहुत सारे मौके हैं। इसमें हमारे किसान भाई भी आगे आ सकते हैं, नवयुवक भी आगे आ सकते हैं, कृषक महिलाएं भी आ सकती हैं, स्वयं सहायता समूह बना के भी लोन ले सकती हैं, किसान क्लब भी बना सकते हैं। आज प्रोड्यूसर कंपनी भी किसान, जब हमारी सरकार चाहती है कम से कम 10,000 प्रोड्यूसर कंपनी बने जो किसानों को उनके उत्पाद के विपणन में मदद करे, जो किसानों को अच्छे इनपुट लेने में, अच्छा खाद लेने में, अच्छा बीज लेने में उनकी मदद करे। और किसान डायरेक्ट मार्केटिंग में भी अगर बाजार में आते हैं तो उसमें भी सरकार काफ़ी मदद कर रही है। पशुपालन में के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं हमारे पशुपालक हैं, उनके लिए तो मैंने यही बताया कि क्रेडिट कार्ड आज उनको भी मिलने लग गया है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसका भी वो लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा जैसे मिनी डेयरी की योजना है, कुछ प्रोसेसिंग के लिए हमारी सरकार मदद कर रही है। इसके साथ साथ में जो बकरी पालक है उनकी भी मदद हो रही है। जो कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी पोल्ट्री मुर्गी पालन करना चाहते हैं और छोटे स्तर पे करना चाहते हैं, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री कह रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार सूचना भी दे रही है, जानकारी भी दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, पैसे की भी मदद करवा रही है। तो ये ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो सरकार लेके आई है, ये न केवल किसान आत्मनिर्भर बने बल्कि पूरा देश आत्मनिर्भर हो, किसान आत्मनिर्भर हो, हमारे गाँव आत्मनिर्भर हो
उन सबको बढ़ावा देने के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास हैं, जैसे पोल्ट्री को बढ़ावा देना है, पशुपालन को बढ़ावा देना है। इनके लिए सरकारों को लोन भी, किसानों को लोन भी मिल रहे हैं, ट्रेनिंग भी मिल रही हैं और नई नई स्कीम सरकार किसानों की आवश्यकता के अनुसार लेके आ रही है। और कोविड पीरियड में तो इन स्कीमों में बहुत सारे और चीज़ें भी ऐड कर दी हैं जिससे कि किसान को सुविधा हो। और आज कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हमारे हर जिले में, कुछ जिलों में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र नहीं तो एक कृषि विज्ञान केंद्र तो हर जिले में है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने ज़िले के किसानों को नई से नई तकनीकें उपलब्ध करवाएं। वो डेयरी क्षेत्र की भी है, पशुपालन की भी है, मछली पालन की भी है। सभी क्षेत्रों को किसान बढ़ावा दे रही है, सरकार बढ़ावा दे रही है और सरकार चाह रही है कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े और इतनी आमदनी बढ़े कि वो आत्मनिर्भर हों और किसी के ऊपर उनको देखना ना पड़े। तो ये उनको किसानों को सशक्त करने के बहुत सारे, और एक आपने सुना होगा कई बार, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ टू एग्रीकल्चर। तो ऐसी भी स्कीम है कि हम जो हमारे यूथ हैं वो किस प्रकार से एग्रीकल्चर में अट्रैक्ट हों, किस प्रकार से कृषि से संबंधित रोजगार गांव में लगाएं, जिससे गांव में रोजगार के अवसर भी पैदा हों, साथ साथ में पैसे भी अच्छे आएँ, गांव का भी विकास हो और रोजगार जो युवा है वो भी उसमें भाग ले, तो उसमें काफ़ी अच्छा है। इसी तरह जो कृषक महिलाएं हैं उनके स्वयं सहायता समूह बना के वो स्वयं सहायता समूह क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग का है, वैल्यू एडिशन का है, दूध के बहुत सारे उत्पाद बन सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बहुत से किसान हमारे दूध को दूध ना बेच के पनीर बनाते हैं, मावा बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, दूध के दूसरे उत्पाद बनाते हैं, उससे उनको ज़्यादा आमदनी होती है। तो सरकार इस किस्म को भी बढ़ावा देने के लिए हमारा जो प्रोसेसिंग सेक्टर है उसके लिए भी कई सारी विशेष योजनाएं लेके आई है, जिससे कि किसान आगे बढ़े, देश आत्मनिर्भर हो और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, निर्यात बढ़े, आयात नहीं निर्यात हम कर पाएँ। तो अभी आपने जाना कि हमारे किसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे गांव किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात हमारा पशुधन की। हमारे किसान आत्मनिर्भर तभी बन सकेंगे जब उनके पास तमाम विकल्प होंगे और पशुपालन भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विकल्प है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे मत्स्य पालन के बारे में। तो कैसे हमारे किसान मत्स्य पालन कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आइए देखते हैं। इनका नाम है वासुदेव जना, ये जगन्नाथपुर से हैं। यहाँ पे उनका ये पॉन्ड है और यहाँ पे ये उनका कम्युनिटी पॉन्ड है। ये लोग यहाँ पे एक साथ काम करते हैं, ये वो कम्युनिटी पॉन्ड में है। और इनका कहना है कि पहले वो यहाँ पे 10 से 15 क्विंटल मछली पकड़ते थे और बाहर जाके उनको बेचने भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होता था, क्योंकि यहाँ पे इतना कम मछली एक साथ लेने के लिए कोई नहीं आता था। लेकिन आफ्टर फार्मा फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ जब 2016 में, उसके बाद यहाँ पे 2-3 साल तक चल रहा है और उससे उनको जो हमारे सिफा से उनको टेक्नोलॉजी मिला है, उनको सपोर्ट मिला है। जैसे कि हमारा हो गया मछली का सीड हुआ या अदर चीज़ें जो भी है, जैसे कि लाइम एप्लीकेशन होगा, ये सब उनको सीखने को मिला है। और जिससे उनको ये फ़ायदा हुआ है कि उनको समझ में आ गया है अभी क्या करना है क्या नहीं, जो कि 2-3 साल पहले नहीं जानते थे। अभी उनका प्रोडक्शन लगभग 40 कुंटल हो गया है और उनको 40 कुंटल होने से एक फ़ायदा हुआ है कि मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी मार्केटिंग में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके यहाँ से ही प्रोक्योर करके लेते हैं और वो अपना मार्केटिंग वहाँ से करवाते हैं। और यहाँ पे वो पहले जब 100 रुपया लगभग 1 किलो का 80 से 100 रुपया मिलता था, अभी उनको 120 से 140 रुपया मिल रहा है। ये जो मत्स्य चाष कराई से कमिटर मध्य सभापति अच्छी यहाँ पे वो लोग लगभग 10-12 साल हो गए तो वो यहाँ पे मछली पालन कर रहे हैं। लेकिन
अभी 3 साल पहले जब उन्होंने फार्मर फास्ट का प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ तो सिफा के लोग यहाँ पे आए, साइंटिस्ट लोग आए, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारा टेक्नोलॉजी उन लोगों से सीखा है, जिसके वजह से उनको अभी बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। उनका कहना ये भी है कि जो लोग साइंटिस्ट जो लोग आए हैं सिफा से, वो लोग इनको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सिखाया है, जैसे कि लाइम एप्लीकेशन कब करना है, कितना मछली कितना छोड़ना है, इससे क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, बीच बीच में कैसे उनको उनका हेल्थ चेकअप करना है, इसके वजह से उनका बेनिफिट भी हो रहा है। और वो लोग भी सिफा में जाके अपना मिट्टी पानी जो भी है वो टेस्ट करवाते हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। अभी उनका ये भी कहना है कि वो एक साथ है और वो इसके लिए संकल्पबद्ध है कि वो जैसे भी करके अपना ये काम आगे बढ़ाएंगे और अपने के साथ पूरा गांव का भला करेंगे। और अब समय हो गया है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोग ग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। कामयाब किसान की दास्तां में हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने अपनी लगन से असंभव को संभव कर दिखाया और आत्मनिर्भर बने। ये वो किसान हैं जो कि अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज ऐसे ही कामयाब किसान की दास्तां। ये है दौलतपुरा गांव, जो जयपुर शहर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस पूरे इलाके को अपनी मेहनत और लगन से निखारा है किसान हीरालाल मीणा ने। खेती तो हमारे पिताजी फार्मर थे, तो हम खेती से तो बचपन से ही जुड़े हुए थे, लेकिन उस समय वो परंपरागत खेती हुआ करती थी और हम भी उस समय पढ़ाई किया करते थे। हम 5 भाई हैं तो 5 भाई पढ़ाई किया करते थे और पिताजी अकेले थे, लेकिन खेत में हम उनकी मदद जरूर करते थे। साधन नहीं थे इतने, उस समय तो बैलों से तो बुआई जुताई हुआ करती थी और सिंचाई के साधन भी नहीं थे इतने, तो इतने एरियो में खेती नहीं हुआ करती थी। उतना ही अनाज बोया करते थे जितना कि परिवार में काम में आ सके, पशुओं के लिए चारा हो जाए। खेती के अंदर जो नए नए तरीके हमने अपनाए ना, उनसे प्रोडक्शन बढ़ा, आमदनी बढ़ी, तो रुझान खेती की तरफ है और बढ़ता गया और इसका अब हम विस्तार करते हैं। हीरालाल मीणा का रुझान और छोटे छोटे सफल प्रयोगों को देख
उनके पिता को ये एहसास हो गया था कि हीरालाल उनके खेत खलियान को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। शायद इसीलिए उनके पिता ने अपना दायरा बढ़ाया और खेती के लिए एक बड़ी जमीन खरीद ली। हीरालाल अपने पिता का इरादा समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने खेतों में और ज्यादा पसीना बहाने की ठानी। हीरालाल ने अपने प्रयोगों का दायरा बढ़ाया और कई तरह की सब्जियां और फलों को उगाना शुरू किया। उस समय हमारे पास जमीन छोटी थी, लेकिन उसके बाद में ये फार्म हमारे पिताजी ने 1998 में खरीदा था। तो उस समय से फिर हमने खेती का विस्तार किया है। जमीन भी यहाँ से बढ़ाते रहे और खेती में भी नए नए तरीके अपना करके सब्जियों की बुआई चालू कर दी। तो उससे आमदनी भी बढ़ी और जीवन स्तर भी उठता गया। लगभग 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद हीरालाल ने कृषि के क्षेत्र में वो पाया जो उनका सपना था। उन्होंने अपने खेतों में हर तरह की सब्जियां और फल उगाए हैं जो अपने आप में कुछ खास हैं। हीरालाल ने बड़े पैमाने पर टमाटर लगाया है, जिसकी खास बात यह है कि उसमें पानी की मात्रा कम होती है और उसका छिलका मोटा होता है, जिससे उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। इस टमाटर की ये खास बात है कि ये काफ़ी लंबा चलता है। जैसे इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं अगस्त में करके दिसंबर से ये टूटना शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक चलता है। और इस टमाटर की खास बात ये है कि इसमें पानी की मात्रा कम होती है और इसका जो छिलका होता है वो गाढ़ा होता है। अपन माने तो कम से कम 15 दिन तक अगर इसको अपने फ्रिज में न रखे बाहर भी रखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। केवल इसका रंग लाल गहरा होता जाएगा और इसमें चमक आती जाएगी। टमाटर के साथ साथ हीरालाल ने मटर भी बड़े पैमाने पर लगाई है। इसके अलावा उन्होंने आम, अनार, अमरूद जैसे 15 किस्म के पौधे लगाए हैं। पर सबसे जरूरी है इन नन्हे पौधों को कई तरह की दिक्कतों से बचाकर इन्हें पाल पोस कर बड़ा करना, जिसके लिए हीरालाल के पास कई सुझाव हैं। इसमें मैंने और इसमें आम के पौधे हैं, अनार के हैं, अमरूद के हैं, चीकू के हैं, मौसमी के हैं। इन कुल मिलाकर के मैंने 13-14 वैरायटी के पौधे इस छोटी सी बगिया में लगा रखे हैं। जो जड़ों में जाला पड़ता है ना, उसके लिए तो 6-6 इंच की खुदाई हर मौसम में एक बार होनी चाहिए। उसके बाद में खुदाई करके जो जाला जिसे बोलते हैं वो जाला निकाल करके मेंगनी या केंचुए वाली खाद दे करके इसको पानी पिलाना चाहिए। तो इससे क्या है कि पौधों का विकास भी बढ़िया होगा और जो फल लगेंगे वो भी क्वालिटी के और बड़े लगेंगे। हीरालाल मीणा कृषि को एक अलग नजरिए से देखते हैं और उसमें आने वाली हर तरह की मुश्किल को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ समस्याओं की फहरिस्त में पानी की समस्या सबसे ऊपर है। हीरालाल मीणा ने इसी समस्या को सबसे पहले सुलझाया, अपने खेतों के बीचों बीच इस तालाब को बनवाकर। हीरालाल मीणा ने आसपास के पहाड़ को इस्तेमाल में लाकर बरसात के पानी को जमा करने के लिए इस तालाब का निर्माण किया, ताकि इस पानी का इस्तेमाल खेती में पूरे साल किया जा सके। बरसात के मौसम में ये पानी बहकर के रास्ते से जाता था तो रास्ते खराब हो जाते थे। तो दिमाग में ये आया कि अगर ये पानी का स्टोर कर लिया जाए तो ना तो रास्ता खराब होगा और ये इस पानी का अच्छा यूज किया जा सकता है। तो इस पानी का स्टोर करने के लिए मैंने ये पौंड बनवाया है। इसकी साइज है 72 बाई 72 मीटर। भराव क्षमता है 15 फीट, लेकिन इस समय इसमें 10 से 10.5 फीट के पानी है। ऐसे ट्यूबवेल है, इसके अंदर मैंने मछलियां भी डाल रखी है, तो मछली पालन भी है और जरूरत पड़ती है तो ये पानी इरिगेशन में भी काम में लेते हैं। हीरालाल जानते हैं कि जयपुर मछलियों का एक बड़ा बाजार है। ये 5 से 6 तरह की 2 लाख से भी ज्यादा मछलियां अपने इस तालाब में पाल रहे हैं। विशेषज्ञों की देखरेख में वो इन मछलियों का पालन पोषण कर रहे हैं और वो इस काम को भी आगे तक ले जाना चाहते हैं। जिसमें कतला है, रोहू है, ग्रासकार है, टाइगर है
कम से कम भी नहीं तो 2 लाख के करीब मछलियां हैं, लेकिन मैंने अभी तक ये मछलियां बेची नहीं है। जोधपुर में सर मछली का भी बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे सब्जियों का है वैसे मछलियों का भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो मुझे मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे मिलने वाले हैं जो जिनके गाँव में तालाबों के ठेके उन्होंने ले रखे हैं, तो इनकी देख रेख भी वही करते हैं। सिर्फ मैं तो दाना डालने का काम करता हूँ, हफ्ते में वो एक बार आकर के इनको चेक कर जाते हैं। उस समय जो क्यारियों से सिंचाई हुआ करती थी, उसके बाद में हमने 1998 से स्प्रिंकलर जो सिंचाई के साधन आए इनको अपनाया। उसमें मूंगफली और जो चीज़ें हुआ करती थी मटर मूंगफली, तो उनकी पैदावार बहुत अच्छी हुई। फिर उसके बाद में 2010 में एक पोली हाउस का निर्माण करवाया। पोली हाउस में हमने शुरुआत में डच रोज की खेती की, और 2010 में ही मैंने ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये लेकर के इस एरिया में सबसे पहले मैं ही लेकर के आया था। और जो आप देख रहे हैं इस समय जो टमाटर हैं हमारे, ये उसी साल जो शुरुआत में मैंने ड्रिप लगाई थी उस साल से ये टमाटर अब तक बुआई हो रही है। इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। हमारी पूरी जो तहसील आमेर है उसमें सभी फार्मों में आपको ये ड्रिप इरिगेशन जरूर मिल जाएगा। तो ये थी कामयाब किसान की दास्तां। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कान का भारी होना